जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आपकी जो तैयारी है एसएससी जीडी के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए अब जो हमारी है तहलका सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये तहलका सीरीज है ना, ये पेपर में भी तहलका मचा देगी और उसके बाद आप पेपर को धुआं धुआं करके उड़ा दोगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सेकंडों में, मिनटों में आप उसका आंसर निकाल दोगे। और मैथ में जो आपका टारगेट है कि मुझे मैथ में 40 में से 40 स्कोर करना है, उसको आप आराम से अचीव कर पाओगे। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये तहलका सीरीज बड़ी ही खतरनाक सीरीज होने वाली है। बड़े ही खतरनाक क्वेश्चंस, बड़े ही शानदार क्वेश्चंस आपसे यहां पर मैं करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम्स में एज इट इज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आपका सपना है कि एसएससी जीडी में मुझे जॉब लेनी है, फौजी बनना है, फौज की खाकी वर्दी पहननी है, तो इस सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं एज इट इज। देखिए, टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, वहां पर हम सीखते हैं, यहां पर हम उनका रिवीजन कर रहे होंगे। बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन है आपका एज का, आयु का, या आप इसको अनुपात का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। देखिए क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। तो जो बोला गया है उसको हमें आराम से लिखना है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, हमें 7:8 दिया गया है। तो 7:8 हमने लिख दिया आराम से। बड़े प्यार से लिखना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े प्यार से लिखना है। अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो नीचे की तरफ लिख देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि बाद की बात कर रहा है। और कितने वर्ष की? 6 वर्ष की, ये भी हम यहां पर लिख देंगे। ओके जी। उसके बाद बोला गया है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके जी। तो सबसे पहले देखो, यहां से 7 से 8 हो रहा है, यानी 1 अनुपात इंक्रीज हो रहा है। 8 से 9 हो रहा है, यानी 1 अनुपात इंक्रीज हो रहा है। दोनों तरफ 1-1 अनुपात बढ़ रहा है। ये 1 अनुपात बढ़ रहा है, ये किस वजह से बढ़ रहा है? 6 वर्ष की वजह से। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया अपने पास? 6 आ गया। तो यहां पर ये 7 अनुपात है, तो 7 गुना 6 करेंगे। ये 8 अनुपात है, तो 8 गुना 6 करेंगे। ये 7 6 42 हो गया और 8 6 48 हो गया। ये इनका समय आ गया। अगर आपसे पूछा होता कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हम 42 वर्ष कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहां पर 48 वर्ष कर देंगे। और जो भी पूछेगा हम कर देंगे, ठीक है। अरे एग्जामिनर को बोलो कि हमने सीख लिया है, अब तू कुछ भी पूछ ले, हम तैयार हैं निकालने के लिए। तो अब क्या पूछा है, देखो कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ए की जो वर्तमान आयु है उससे 10 वर्ष अधिक है। किसकी? सी की। तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? अरे जब आपको पता है कि ए की हमारी वर्तमान आयु 42 है, इसकी 10 अधिक है, तो 10 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आपका? यहां पर 52 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पेपर में आपको तहलका मचाना है और पेपर को धुआं धुआं कर देना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चंस। बस लास्ट वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। क्यों? बस जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने में गलती मत करना। ओके जी, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है और ये क्वेश्चन की टाइप है ना, बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होती है और आप इसको सोल्व करते करते थक जाते हो कि सर जी इसमें बहुत समय लगता है। पहले हमें ए और बी का अनुपात निकालना पड़ता है, फिर बी और सी का अनुपात निकालना पड़ता है, फिर हम तीनों का अनुपात निकालते हैं। चलो आज आपको शानदार तरीका बताता हूं। हमारे कुछ स्टूडेंट को तो पहले से ही पता होगा, जो पहले से पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि 4a बराबर 5b बराबर 8c। तो आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है हमें अनुपात? ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। तो देखिए, इसको कैसे निकालेंगे? जब हमको ए का अनुपात निकालना है तो ए को ढक लेना है।
ए को देखना ही नहीं है, बाकी इन दोनों को गुना कर देना है। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बी और सी से कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर से मतलब है, तो इन दोनों को गुना कर दो, 8 पंजे 40 इधर लिखो। फिर बी का निकालना है तो बी को ढक लेंगे, बाकी जो इधर बचे हुए इन दोनों को गुना कर लो, तो क्या हो गया? 8 चौके 32 हो गया। उसके बाद जब सी का निकालना है, सी को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, और बाकी इन दोनों को गुना कर देना है, 20 आ गया। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, 4 अंठे 32, सॉरी 4 से कट रहा है ना, 32 तो अगले वाला है। 4 धाए 40, 4 अंठे 32 और 4 पंजे 20, 10:8:5 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बताओ, मचा दोगे आप पेपर में तहलका? मचा दोगे ना? और मचा दोगे तो अगला क्वेश्चन फिर निकाल के दिखा दो। एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप सभी का आ जाना चाहिए। और कहां पर बताओगे आंसर? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। कुछ नहीं करना, जिसका निकालना है उसको कवर कर लो, उसको ढक लो, और फिर आराम से निकाल दो। और आंसर किस में आ जाना चाहिए आपका? कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। दौड़ दौड़ के भाग भाग के आना चाहिए। ठीक है जी, सभी का आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। बहुत आसान तरीका आपको समझा दिया है। अब कोई ना समय लगेगा ना कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, अरे गुना तो आता है ना, बस गुना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आरोही क्रम में लिखी 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आरोही क्रम के बारे में पता होना चाहिए। आरोही क्रम के बारे में पता होना चाहिए। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और 8 सम संख्याएं हैं और उनका औसत 17 है। मैंने क्या बताया हुआ? क्या औसत 17 बोला गया है? इसका मतलब क्या है कि 4 संख्याएं इधर होंगी, 4 संख्याएं इधर होंगी। इसके बाद सम संख्या कौन सी आती है? 18, 20, 22 और 24, यही तो आती है। इससे पहले की 4 सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी आपकी? 16, 14, 12 और 10, यही तो होंगी। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये होगी। अपने को ये लिखना भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये लिखना भी नहीं है, उधर उधर का लिख लो, बस उसी से बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे देखो क्या बोला गया है। ये संख्याएं तो हमने लिख दी, अंतिम 3 संख्याएं, तो अंतिम की सिर्फ 3 संख्याएं हमें चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें। तो अंतिम की 3 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 20, 22 और 24। और 36 और 53 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़ लो, पहले इसको जोड़ो, तो 22 दूनी 44, 22 3 66 हो गया। जोड़ो इसको, 66 हो गया। ओके जी, अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो। इधर से कितना हो गया? 9, ठीक है, और 8, बस इधर से आ गया कितना अपना? 5 आ गया, और इधर से कितना आ गया? 15 आ गया। इसको भाग कर दो, 3 संख्याएं ये होगी, 2 संख्याएं ये होगी। आंकड़ों का योग हमारे पास आ गया है, आंकड़ों की संख्या से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है आराम से। ठीक है, जब भी सम संख्याओं का दिया गया हो औसत, ठीक है, और सम संख्याएं हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर विषम संख्या हो तो वो बीच वाला ही आपको संख्या देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, वही औसत होता है। मैं यहां पर बता रहा हूं नंबर में। ओके जी, ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, पेपर में ये क्वेश्चन तहलका मचाता है, और अब आपको भी मचाना है इसका तहलका। मैंने 2 तरीके आपको बताए हुए हैं, इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो पकड़ लो और उससे सोल्व कर दो। और पेपर से 1-2 दिन पहले एक तरीका और समझाऊंगा आपको, वो उन स्टूडेंट के लिए जो रट लेते हैं ना क्वेश्चंस को, भाई जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में खतरनाक कैलकुलेशन होती है, आप सभी जानते हो। ठीक है, और जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, उनको एक तरीका और समझाऊंगा, पेपर से पहले समझा दूंगा। 18 या 19 तारीख को मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना। जो याद कर सकते हैं ना,
बस याद कर लेना, वहीं से आंसर निकल जाएगा बहुत जल्दी। इसको निकालो पहले। 30,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो वैसे तो बहुत आसान है, कर सकते हो ना, बताओ कर सकते हो तो करो। ठीक है, जब कर ही सकते हो तो कीजिए। चलो मैं अपने एक तरीके से करवा देता हूं, बाकी दूसरा तरीका जो आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है भाई? 30,000 रुपए है, 3 साल का ब्याज है, पहले साल का कितना लगेगा? 15% है, तो इसका 15% निकालो, कितना हो जाएगा? 4,500 हो जाएगा। ओके जी, इसका निकालो तो कितना हो जाएगा? 15%, ये भी 4,500 हो जाएगा। अब तीसरी साल में गड़बड़ आती है, तीसरी साल पूरी नहीं देगी, 2 साल तो पूरी है लेकिन 2/3 है, तो दर हमारी है उसका भी 2/3 कर लो, तो इसका 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो यानी जो तीसरी साल है ना उसमें 10% ब्याज लगा दो, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इसका 10% करोगे तो कितना हो जाएगा? आराम से 300 हो जाएगा, सॉरी 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। बस अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अब ब्याज पे ब्याज लगाते हुए चलो और आपका आंसर आ जाएगा। सारे को जोड़ लेना। चलो जोड़ते हैं, पहले इसका निकालो, इसका 15% निकालना है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका 15%, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% 450 होता है, और 15% कितना हो जाएगा भाई यहां पे? इसका 225, 675 हो जाएगा 15%। ओके, इसका निकाला 675 हो गया 15%। इस साल का उधर भी निकलेगा तो उधर भी निकलेगा, तो कितना आएगा भाई? देखो, पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, लेकिन इधर 10% है, तो इसका कितना होगा? 450 ही होगा। ओके जी, समझ में आ गया? इधर ब्याज मिला, इसका इधर ब्याज मिला, ओके, इसका इधर ब्याज मिला, ओके, इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, 10% है तो कितना हो जाएगा? 67.5 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 9 और 3 12,000, तो 12,000 तो ये हो गया आपका। उसके बाद कितना हो गया? 1,000, 1,400, 1,500, 1,575 ये हो गया, तो 1,575 ये जोड़ लो, फिर 67.5 बाद में जोड़ लेना। इधर से आ गया 5, 7, 5, 3 और ये। अब इसमें 67.5 और जोड़ लो, तो 5 तो ये आ गया, इधर से आ गया 2, 13 और 1 14, 5 और 1 6, 136, 13,642 और 50 आ गया, तो 13,642 और 50 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और जो दूसरा तरीका है आप उससे निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप निकाल सकते हो। मैंने ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस करवा दिया है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा इस टाइप का आपके एग्जाम में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से इससे ज्यादा हार्ड वाला नहीं आएगा। हाँ, बस ये है कि यहां पर संख्या थोड़ी और देके आपको कैलकुलेशन और करवा सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन का तो खतरनाक मालिक है भाई। ठीक है, उसका मूड बन गया ना तो करवा लेगा, लेकिन आपसे जीडी वालों से इतना नहीं करवाएगा। ठीक है, करवाएगा तो भाई कर भी देंगे। इतने तो मजबूत हो, इतने तो मजबूत हो, पेपर में तहलका मचाने जा रहे हो तो इतना तो मजबूत होना चाहिए कि कैलकुलेशन को फोड़ डालेंगे, दिखेगी कैलकुलेशन उड़ा डालेंगे। चलो अब अगला देखो क्या है कि 800 से 900 के बीच में आने वाली वह संख्याएं कौन सी हैं जिसे 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। शेषफल मतलब भाग। देखिए, इसको अटरम सटरम करोगे उससे अच्छा तरीका कौन सा है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आसान करने के लिए हमें ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है, तो ऑप्शन से इसको सोल्व कर लेते हैं। मान लो कि वो संख्या 835 है, तो 835 है, 19 शेषफल बचता है, तो 19 इसमें से माइनस करके देखेंगे, तो 19 इसमें माइनस करोगे तो अगर 20 माइनस करते तो 15 आ जाता, और एक और है तो 816 हो जाएगा। अगर 816 संख्या आ रही है, 816 और इससे भाग हो रही है, तो आपका आंसर हो गया। 51 से देखे देखो कि कितने पे जा रहा है, 51 एकम 51, ओके, 30 बच गया, 6 पे जा रहा है, 51 से पूरी पूरी भाग हो रही है।
उसके बाद 34 से भाग देके देखो, 34 दूनी 68 हो गया, ठीक है, 34 दूनी 68 हो गया, 13 136, और ये भी जा रहा है 4 से, तो ये भी हो रहा है। तो बस यही आपका आंसर हो गया। अब कैसे किया ये मत पूछना भाई कि देखो ये हमने ऑप्शन उठाया कि ये संख्या हो सकती है, 19 शेषफल बच रहा है, तो यानी कि इसमें से 19 माइनस कर दें तो जो संख्या बचेगी वो पूरी पूरी भाग होनी चाहिए इससे और इससे, ठीक है, इससे और इससे। और देखो सभी संख्याएं इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो ये सभी लिखा हुआ है ना, इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है, तो उसको तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब 816 को आपको 34 से भाग करके देखना है, पूरी पूरी हो रही है, हमने 51 से भाग करके देखा तो भी पूरी पूरी हो रही है, तो पर पूरी पूरी हो रही है तो आंसर यही है, बाकी और करके देख लो नहीं होगी, ठीक है, ऐसे होता है। ऑप्शन से आंसर निकल जाता है। जो क्वेश्चन हार्ड लगता है ना, एक बार उसको ऑप्शन से ट्राई करके देखना। मैं आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूं, अगर एग्जाम में कोई हार्ड लगे, वैसे तो हार्ड लगना नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे तो कोई हार्ड लगेगा नहीं, और फिर भी लगता है तो ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, लेकिन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। एलिगेशन मेथड आपको लगाना है, आंसर निकल जाएगा। क्या है कि 300 रुपए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की 2 किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए या मिलाना चाहिए जिससे मिश्रण का मूल्य 320 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। भाई कितने किलोग्राम की है? 300 की। दूसरी कितनी की है? अपनी 400 की। अपने को रेट क्या चाहिए कि भाई 320 की हो जाए। बस इसमें से माइनस करो, 880 आ गया, इसमें से माइनस करो, कितना आ गया? 20 आ गया। तो काट दो, 20 चौके 80, 20 एकम 20, कितना आ गया? 4:1 आंसर आ गया, 4:1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको आंसर ये कर देते हैं। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी अनुपात को आगे पीछे लिखा हुआ था। अगर अनुपात को आगे पीछे लिख देते हो तो इतनी मूर्खता नहीं करनी है कि क्वेश्चंस को सोल्व कर लो और फिर भी आपको नंबर ना मिले, क्योंकि 1:4 लिखते ही आंसर बदल जाएगा, आंसर 4:1 होगा। और अगर फिर भी दिमाग नहीं चलता कि 1:4 लिखना है या 4:1 लिखना है, वैसे तो कर लोगे, इतने स्मार्ट हो, लेकिन एक दिमाग लगाओ कि हमें 320 की चाहिए। अगर 400 रुपए वाली ज्यादा होगी तो वो महंगी बनेगी। ये समझो कि 400 रुपए वाली चाय पत्ती अगर ज्यादा होगी तो वो महंगी बनेगी, लेकिन 300 वाली हमें 400 वाली थोड़ी चाहिए, 300 वाली ज्यादा चाहिए, तभी तो 400 से कम आ रहा है ये। ठीक है जी, ओके, समझ गए? ठीक है, चलो चलो, बड़े मजेदार क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेपर में जो आपकी जान बनेंगे, और पेपर में जब आप करके आओगे आप लोग हमारी शान बनेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में और धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। तो इसके लिए क्या बताया? विपरीत दिशा मतलब x - y। 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 30 को 3 से भाग देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। x + y धारा की दिशा में क्या कर रही है? 1 घंटे में कर रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। अब हमसे क्या बोला है कि शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब आपको बताना है शांत जल का मतलब x का मान। x का मान निकालने के लिए क्या बोला हुआ है? दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 2 से भाग करेंगे 20। तो x का मान क्या आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान निकल के आ गया। अब दूरी कितनी तय करनी है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तय करनी है 20 के हिसाब से, तो कितने घंटे का समय लगेगा दोस्तों? 3 घंटे का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन की टाइप है आपको बार बार करवाई है। जब भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रतिशत, तब आपको ये टाइप करवाई है, लेकिन आज बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। देखिए इसमें क्या है, याद ध्यान देने वाली चीज कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है। चलो मैं सोल्व करवा देता हूं।
ठीक है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया, इसका मतलब फिर आप अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, मुझे पता है फिर अटकने वाले नहीं हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी जबरदस्त है और ज्यादा कैलकुलेशन भी है और ज्यादा लंबा क्वेश्चन भी है। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके लिए हलवा है, क्या है हलवा, तो उसको चमची से खा रहे हो तो इसका मतलब पेपर में धुआं धुआं उठा रहे हो। देखो, अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। वेतन कितना होगा? 100% होगा। ध्यान से समझते हुए चलना, सिर्फ एक बार समझाऊंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार समझा चुका हूं क्लासेज में। 100% वेतन होता है, उसमें से 10% उसने खर्च कर दिया, तो कितना बच गया उसके पास? 90% उसके पास बच चुका है। कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी, तब मैं आपको समझा रहा हूं, वरना आप छोड़ दोगे, मुझे पता है। मैं आपको बोल भी देता कि इसका आंसर निकाल लो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे। लेकिन आपका छोड़ना आपके लिए तो हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए अगर पेपर में आपने नंबर नहीं आए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है। समझो, शेष भाग का बोला है, शेष भाग का 20%। डायरेक्ट 20 माइनस नहीं करना, शेष भाग का बोला है। बार बार इस लाइन को मैंने आपको समझाया। शेष भाग कितना है? 90, और इसका 20% खर्च करता है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा भाई? 18% हो जाएगा। तो इसमें से 18 माइनस कर लो, तो इसमें से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया है? 72% माल बच गया है। ठीक है, कितना वेतन बच गया है? अब हमारे पास 72% बच गया है। ठीक है, 20% शेष का, तो 90 का 20% कितना होता है? 18 हमने निकाला, तो 72 बच गया। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। शेष कितना बचा हुआ है हमारे पास? 72 बचा हुआ, और इसका 40% करता है। तो 72 का 40% हमें निकालना है कि कितना खर्च करता है, या आप डायरेक्ट इसका 60% निकाल दो, उससे यह पता चल जाएगा कि हमारा कितना बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई 40 खर्च कर देता है तो 60% ही बचेगा 72 का, तो डायरेक्ट 60 निकाल लो, ये थोड़ा आसान हो जाता है, घटाना नहीं पड़ेगा अपने को। तो 20 3 60, 20 5 100, यहां पर करो, कितना आ गया? 6 और 21, और 5 से भाग कर दो। 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20, 5 3 15, और 5 दूनी 10, 43.2 हमारे पास बच गया। ओके जी। इसके बाद फिर देखो, इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। कितना? 80%। जो हमारे पास ये बचा हुआ है ना, इसका 80%, तो इसका मतलब 80% खर्च कर देता है, तो सिर्फ 20% ही उसके पास बचेगा। तो हम इसका डायरेक्ट ही क्या निकाल ले? 20% निकाल ले, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना बचा हुआ है। ठीक है जी। और यहां पर दशमलव है, तो बटे में 10 लिख लो, और दशमलव हट गया। ओके, और कुछ करना है? कुछ नहीं करना। तो इसको 5 से भाग दो और एक दशमलव लगा देना। 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, कितना हो गया? 5 8 40 हो गया। ओके जी, फिर उतना बच गया 5 6 30, और 5 चौके 20, ये आ गया। लेकिन एक दशमलव और लगाना है, तो 8.64 आ गया। कितना आ गया? 8.64% उसके पास बचा हुआ है। 8.64 बचा हुआ। अब इसको मिटा दूं, आप देखते हुए आ रहे थे, कितना बचा हुआ है? 8.64 बचा हुआ है। ओके जी, चलो 8.64। और वैसे रुपए में कितना बोला है कि 5,000 रुपए वो जमा करता है, पूरा पढ़ना है। 5,000 रुपए जमा करता है और शेष इतने रुपए अपने पास रख लेता है। तो इसका मतलब उसके पास अब कितने रुपए बच गए? 6,480। 6,480 रुपए बचे हुए हैं, और वैसे प्रतिशत में 8.64 बचा हुआ है। ठीक है, गुना में क्या कर देंगे यहां पर? 100, क्योंकि हमें 100% का मान निकालना है ना। वेतन, मासिक वेतन कितना था? 100%। और यहां से दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 लिख देंगे, बस। ये दशमलव यहां से हट चुका है, और इसके स्थान पर 864 हम लिख देंगे, 864। बस इसको काट लो और आपका आंसर आ जाएगा। ये कटेगा कितने से? इसके 7.5 से कट जाएगा ये। तो 1 0 हटा के 3 0 लगा दो, 75 के आगे 3 0 लगा दो। ओके, 1 0 क्यों हटाई? यहां से 10 करोगे तो ये 0 इधर से कट जाएगी, बस गुना होगा। तो 75,000 रुपए आंसर हो जाएगा। उसका वेतन कितना था? 75,000 रुपए था। अब बता दो क्वेश्चन कैसा था?
मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को बोरिंग लगा होगा, लेकिन भाई पेपर बोरिंग ही होता है। अगर पेपर मजेदार होता तो सबको मजा आता, लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो सीखते हैं, जो सॉल्यूशन करते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि सिलेक्शन लेना होता है। ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवाता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस टाइप का करवा रखा है। लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन आ जाए, तो मैं आपके सामने करने के लिए तैयार हूं। तो आपको तो सिलेक्शन लेना है, आपका तो जीवन बदलने वाला है, तो आपको तो इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा, वरना तो समझ लो फिर क्या। ठीक है, और पेपर में आ जाए ना इतना खतरनाक, कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी हो, सबसे लास्ट में सुलटाना। ठीक है, जब आपके पास समय बचे तभी सुलटाना, वरना छोड़ देना भाई, क्योंकि अगर देख लो कि समय कितना लगता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये वाला है, बहुत आसान है। जो स्टूडेंट ने हमारे साथ मिलकर मेहनत की होगी उनके लिए बहुत आसान है। पाइप और टंकी का है कि ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटा के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है, तो आपको बताना है टंकी कितने घंटे में भरेगी। बहुत आसान है रे। ए है वो कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में। बी है कितने घंटे में भरता है, 16 घंटे में। एलसीएम 80, 8 और 5 आ गया, ये इनका एलसीएम आ गया। ओके जी। उसके बाद एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, 1 घंटे बी, फिर 1 घंटे ए, फिर ए बी ऐसे। तो इसका मतलब ये टोटल कितना भरते हैं, 13 भरते हैं, लेकिन ये 2 घंटे में भरते हैं। 13 कितने घंटे में भरते हैं, 2 घंटे में, क्योंकि 1 घंटा ये खोलता है और 1 घंटे ये खुलता है। तो 13 से इसको डिवाइड कर लो, तो 13 6 की 78, 6 बार जा रहा है, तो 6 को 2 से गुना कर दो, तो इसका मतलब 12 घंटे का समय तो हमारे पास ये आ चुका है। 12 घंटे तो ये लगने वाले हैं। उसके बाद 78 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ध्यान से सुनना। अब इस 2 काम को कौन करेगा ये आपको बताना है। इस 2 काम को करेगा जो सबसे पहले काम शुरुआत करता है। तो काम शुरुआत कौन करता है, पहले पाइप बी को खोला जाता है, तो बी करेगा। तो 2 को 2/5 समय में कर देगा। तो 12 सही 2/5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना समय लगेगा, 12 सही 2/5 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जिस स्टूडेंट ने हमारी क्लास यहां तक देखी है उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो एक्स्ट्रा में आज वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, पहले इसको देख लो एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा पेपर में कैसा आता है वो दिखाने वाला हूं, पहले देख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब याद कैसे करना है, याद करने का एक ही तरीका है। अगर बीच में प्लस है तो यहां तो प्लस रहेगा ही, लेकिन यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर विपरीत होता है, यहां पर सेम रहेगा और यहां पर जो चिन्ह है, निशान है, वो बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। माइनस था, यहां पर सेम है, यहां पर देखो बदल गया। ओके जी, बाकी तो ये हमेशा प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा प्लस करेंगे। ओके जी, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला है अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है। ये वाली टाइप बार बार रिपीट होती है, इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूं। 108 गुना 108 गुना 108, तो ए को 3 बार लिखा हुआ है, तो क्या हो गया आपका ए क्यूब हो गया। माइनस में है 92 गुना 92 गुना 92, तो कितना हो गया आपका, ये बी क्यूब हो गया। बटे में देखो कितना है, ए स्क्वायर है, प्लस का क्या है, प्लस का है आपका यहां पर ए बी है, प्लस का सॉरी ये क्या है आपका यहां पर बी स्क्वायर है, और प्लस का ये क्या हो गया आपका ए बी हो गया। आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने क्या किया था, अगर ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं तो क्या आता है आपका a माइनस बी, ये सेम रहता है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और बटे में अपना क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया है। बार बार नहीं लिखना, समझा रहा हूं तब देख लो, फिर तो कैसे निकालना वो भी बताऊंगा। इससे ये वाला कट गया, कितना बच गया, सिर्फ यही बच गया, a माइनस बी बच गया। तो a माइनस बी करो, 108 माइनस 92 लिख दो,
तो 108 में से 92 गया तो कितना होता, 100 में से 92 जाता तो 8 और 8 8 16, यानी 16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, अगर आपको ये याद हो गया जो मैंने आपको बताया है, अगर ये आपको याद हो गया तो आप कैसे करोगे, आपको पता है कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला तो कट जाता है, सिर्फ यही बचता है, नीचे वाला ऊपर वाला कट जाता है, सिर्फ यही बचता है। इसका मतलब अगर आपको ये याद है तो कुछ भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर ये प्लस में है तो प्लस आएगा, अगर ये माइनस में है तो माइनस आएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको ये माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब माइनस में है, तो इसका मतलब a माइनस बी हमारे पास बचेगा। तो जो a और b है उसको सिर्फ माइनस कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। अगर प्लस में होता तो क्या कर देते, बस इसको जोड़ देते और बाकी कुछ नहीं करना होता हमें। बात समझ में आ गई? तो ये चैंपियन वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो आज की क्लास, आज की जो हमारी तहलका सीरीज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ये जो हमने सीरीज की शुरुआत की है, ये सीरीज आपको कैसी लगी, इसके क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या इस सीरीज के और पार्ट आप देखना चाहते हो, सब कुछ कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके कमेंट का रिस्पॉन्स ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं इजी क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला, आपको वही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो रियलिटी में, जिस लैंग्वेज में, जिस टाइप के, जिस पैटर्न के, जिस तरीके के, जिस कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, वही सब मैं यहां पर करवाता हूं। और अगर आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लगती है, हमारी क्लासेज अच्छी लगती है, तो अपने सभी भाई बहन, दोस्त, मित्र, मित्रानी के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि वो भी आके पढ़ सके और अपना एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का कर सके। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे और हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको मिलते रहे। देखिए 4 PM पे आपके लिए डेली क्लास आ जाती है, और बहुत जल्दी हम एक क्लास और शुरुआत कर रहे होंगे। दिन में 2 क्लास आपको मैथ की मिलने वाली है। एक में हम फिर, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो कंटिन्यू तहलका सीरीज करेंगे, और एक में जो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।